हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से प्रवास सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज हम ओरिजिनल पेपर को एनालिसिस करेंगे। नए बच्चों की डिमांड थी कि सर पेपर लेके आओ ताकि हमें पता चले कि सिलेबस कैसा रहता है। देखिए, जो पेपर का सिलेबस है सेम पहले सिलेबस था वही सिलेबस चल रहा है। सिर्फ बदलाव जो है वो करंट अफेयर में हुआ है। करंट अफेयर बाहर से पूछा गया, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन क्या ऐसे ऐड किए गए थे। बाकी सिलेबस पैटर्न जो था, लेवल जो था वो वही था। तो चलिए आज के पेपर का आगाज करते हैं। देखिए, आज जो पेपर जो है अपनी नोटबुक साथ लेके बैठे नए जो विद्यार्थी उनको आज पहला टारगेट दिया जाएगा 30 क्वेश्चनों का। 30 क्वेश्चन एनालिसिस करें और साथ में ये भी टाइप करें कि गलत कितने। आप 30 क्वेश्चन राइट कर रहे हो, उसके पीछे 10 क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो आपके कितने क्वेश्चन? 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो चलते हैं आज के पेपर की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, पहला पूछा गया रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। देखिए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है उसको पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो सबसे पहले तो याद आना कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एशिया का नोबेल, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले याद आना रमन मैग्सेसे को क्या है, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अब पूछा गया कि प्रथम भारतीय कौन थे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जो थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे जो थे प्रथम भारतीय थे जिन्हें क्या रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं कब दिया गया था। तो 1958 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1958 में दिया गया था। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार की जो शुरुआत है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1958 में जो है वो विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे को क्या है, मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से पल्लवों की राज्य भाषा क्या थी। देखिए, पल्लव जो थे, वंश जो थे, पल्लव वंश, उनकी क्या है, राज्य भाषा पूछी गई है। तो उनकी राजभाषा जो थी वो क्या बोली जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। अब ध्यान दीजिए, पल्लवों द्वारा जो है वो 3 भाषाएं बोली जाती थी। पहली जो भाषा थी प्राकृत भाषा, तमिल भाषा और संस्कृत भाषा। ये देखिए, तीनों जो भाषाएं बोली जाती थी इनकी, लेकिन मुख्यतः अगर बात करें तो संस्कृत भाषा बोली जाती। पल्लवों द्वारा मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती? संस्कृत भाषा बोली जाती। हो सकता है एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले ऐसा ही कि निम्न में से पल्लवों की राज्य भाषा क्या थी, उसमें संस्कृत ऑप्शन में नहीं दिया हो तो यह ध्यान के तमिल भाषा भी बोली जाती थी और प्राकृत भाषा भी क्या है, इन द्वारा बोली जाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? कि विश्व विरासत दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। देखिए, दिवस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो हम पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, पुराना पेपर लखनऊ जेडआरओ का जो है पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, 2017 का पेपर है ये। तो दिवस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया विश्व विरासत दिवस जो है वो कब बनाया जाता है। तो विश्व विरासत दिवस जो है वो 12 मार्च को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 12 मार्च को बनाया जाता है। और इसके साथ साथ यह ध्यान रखें, 12 जनवरी जो है इसको कौन सा दिवस बनाया जाता है? तो इसको राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके उपलक्ष्य में बनाया जाता है? तो यह ध्यान रखें, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की क्या है, जयंती पर यह बनाया जाता है। जो राष्ट्रीय युवा दिवस है जो कब बनाया जाता है? 12 जनवरी को। फिर देखिए 28 फरवरी, ये मोस्ट इंपोर्टेंटली दिवस है, काफी बार पूछा गया है। तो 28 फरवरी को जो है वो विज्ञान दिवस बनाया जाता है। कौन सा दिवस है? विज्ञान दिवस। कौन सा दिवस बनाया जाता है? विज्ञान दिवस बनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में बनाया जाता है? तो ये रमन प्रभाव की क्या है, खोज की गई थी 28 फरवरी 1928 को। और रमन प्रभाव की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो यह ध्यान रखें, सीवी रमन द्वारा। सीवी रमन ने क्या है 28 फरवरी 1928 को क्या है, रमन प्रवाह की खोज की थी। इस उपलक्ष्य में क्या है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं। बादल जो है वो किस मंडल में जो है अवतरित होते हैं या किस मंडल में बनते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में।
या बादल किस मंडल में छाते हैं ऐसे भी पूछ लिया जाए, बनते हैं, या वर्षा किस मंडल में होते हैं, तो क्षोभ मंडल में होती है। एक दूसरा देखिए मौसमी घटनाएं, मौसम परिवर्तन की जितनी भी घटनाएं हैं सभी घटनाएं जो हैं वो क्षोभ मंडल में घटती है। किस में घटती है? क्षोभ मंडल में घटती है। वर्षा होना जो है वो घटनाएं किस मंडल में घटती है? तो क्षोभ मंडल में घटती है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान कि क्षोभ मंडल जो है ये क्या है, हमारे जो ब्रह्मांड की जो है वो क्या है, सबसे निचली परत है। क्या है? सबसे निचली परत जो कौन सी है? वो क्षोभ मंडल है, जिसमें सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं या मौसम परिवर्तन की घटनाएं जो होती है वो किस में घटित होती है? क्षोभ मंडल में घटित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है पशुपालन किस सूची का विषय। देखिए पशुपालन जो है, पशु पालते हैं, वो किस विषय का क्या है? सूची का है। किस सूची का क्या है? विषय। देखिए 3 प्रकार की सूचियां हैं। पहली सूची है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, समवर्ती सूची। एक बार इनको समझने की कोशिश करें। संघ सूची जो होती है, संघ सूची में केवल और केवल केंद्र सरकार का क्या है? अधिकार होता है। कानून जो स्थापित करती है वो केवल क्या है? संघ सूची विषय में क्या है? केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपना क्या है? कानून स्थापित करती है, उसको क्या कहते हैं? संघ सूची कहते हैं। जैसे रक्षा का और रेलवे, रेलवे जो है वो किस सूची का विषय है? तो ये क्या किस सूची का विषय है? संघ सूची, संघ सूची का विषय है। रक्षा प्रोटेक्शन का जो रक्षा जो आती है हमारी वो किस सूची में आती है? वो भी किस में आती है? संघ सूची में। अब बात करते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में केवल और केवल राज्य सरकार का क्या है? अधिकार होता है। इसमें अपने कानून बनाने का, बदलाव का जो होता है, कानून स्थापित करने का अधिकार जो होता है वो राज्य सरकार का जो अधिकार होता है वो राज्य सूची में आता है। जैसे पशुपालन, पशुपालन, कृषि, ये सभी जो है किस में आते हैं? राज्य सूची में आते हैं। तीसरा देखिए समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर अपना क्या है? कानून स्थापित करती है। तो वो कौन सी है? समवर्ती सूची। उदाहरण के लिए समाचार पत्र, समाचार, ये क्वेश्चन पूछा गया। समाचार पत्र और बिजली, इन पर क्या है? दोनों सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या है? अपना मिलकर कानून क्या है? स्थापित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर, बेमनाद। बेमनाद झील कहां स्थित है? बेमनाद झील जो है वो कहां स्थित है? तो बेमनाद झील जो है वो केरल राज्य में स्थित है। और बेमनाद झील की मुख्य बात यह ध्यान रखिए, सबसे लंबी झील है भारत की। क्या है? सबसे लंबी झील कौन सी है? तो बेमनाद झील है। कहां स्थित है? तो केरल राज्य में क्या है? स्थित है। और केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है, यह भी ध्यान रखें। अगर बात करें सबसे लंबी झील जो है वो कौन सी है, तो ये होगी हमारी बेमनाद झील है। और सबसे बड़ी झील जो है वो आप सबको पता ही है, चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन, शब्दावली से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जो है पीछे परीक्षा लगी थी 17 अप्रैल को, इसमें पूछा गया था। प्रत्येक में क्या है? एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछा गया था। तो बंकर शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो किस खेल में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्फ खेल में। किस में किया जाता है? गोल्फ खेल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव, यानी राज्यसभा जो है उसकी प्रथम महिला महासचिव कौन बनी थी? तो प्रथम महासचिव, पहली महासचिव महिला जो बनी थी वो कौन बनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीएस रमा देवी। कौन बनी थी? वीएस रमा देवी जो है क्या है? इसकी राज्यसभा की प्रथम महिला क्या थी? महासचिव थी। कब बनी? तो ये 1993 में, यह भी ध्यान रखिए। कब बनी थी? 1993 में। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी थी? तो वो बनी थी स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव जो है क्या है? लोकसभा की पहली महिला क्या थी? महासचिव थी। ये कब बनी थी? तो 2017 में। राज्यसभा की पूछी जाए कब बनी थी, तो 1993 में। कौन बनी थी? वीएस रमा देवी। और लोकसभा की पूछी जाए तो स्नेहलता श्रीवास्तव जो है वो लोकसभा की पहली महिला महासचिव थी, जो 2017 में बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक लंबा दिन और रात किस ग्रह पर होते? देखिए सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात जो है, सबसे लंबी रात जो है वो किस ग्रह पर बनती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह पर बनती है। किस ग्रह पर बनती है? शुक्र ग्रह पर बनती है। और इसके साथ साथ यह भी ना कि छोटी भी पूछ लिया जा सकता है। तो छोटी जो है, सबसे छोटी जो दिन और रात जो है वो किस ग्रह पर बनते हैं? तो बृहस्पति। किस ग्रह पर? बृहस्पति ग्रह पर जो क्या है सबसे छोटी व सबसे
सबसे छोटा दिन व सबसे छोटी रात जो होती है वो बृहस्पति ग्रह पर होती है। सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात जो है वो किस ग्रह पर होती है? शुक्र ग्रह पर होती है। और बृहस्पति ग्रह जो है आप सबको पता है सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा क्या है ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह। और सबसे छोटा ग्रह जो है वो कौन सा है? बुध ग्रह। कौन सा है? बुध ग्रह। और शुक्र ग्रह के भी ध्यान रखें, अभी पूछा गया था पृथ्वी की बहन पूछा गया था 18 अप्रैल को जो परीक्षा थी उसमें पूछा गया था। तो पृथ्वी की बहन जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भोर का सांझ या भोर का तारा जो है वो भी क्या है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और एक मुख्य बात यह ध्यान रखें, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र ग्रह। और सबसे छोटा ग्रह जो है वो कौन सा है? बुध ग्रह। और सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति ग्रह, जिस पर क्या है सबसे छोटी दिन और वह सबसे छोटे रात होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम वित्त आयोग गठन, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? वित्त आयोग जो है उसका गठन जो है कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है वो कब किया गया था? 1991 में किया गया था, सॉरी 1951 में किया गया था। वित्त आयोग जो है वो राष्ट्रपति द्वारा क्या है? राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में क्या है? वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें 5 सदस्य चुने जाते हैं। कितने? 5 सदस्य चुने जाते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 क्या है? अन्य चुने जाते हैं। तो 5 सदस्य चुनकर क्या है राष्ट्रपति इसका वित्त आयोग का क्या है? गठन करता है। कितने वर्ष में करता है? प्रत्येक 5 वर्षों में इसका गठन करता है, जिसमें 5 सदस्य चुनता है, एक सदस्य अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य अन्य होते हैं। तो प्रथम वित्त आयोग जो है वो कौन सा है? 1951। अगर बात करें वर्तमान में या हाल ही में जो है या 2023 में जो कौन सा वित्त चल रहा है? तो 16वां वित्त आयोग। ठीक है। और इसके ये भी ध्यान रखें 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? नंद किशोर। कौन है? नंद किशोर। नंद किशोर जो है वो कौन से हैं? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष या वर्तमान में अध्यक्ष या 2023 के जो अध्यक्ष है वित्त आयोग के वो कौन है? नंद किशोर। तो प्रथम वित्त आयोग क्लियर है कब स्थापना हुई थी, कब स्थापित हुआ था, कब शुरू हुआ था? तो 1951 में हुआ था। ठीक है। किसके द्वारा गठित होता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित होता है। कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने सदस्यों का चुनाव किया जाता है? तो 5 सदस्यों का, जिसमें एक क्या होता है? अध्यक्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? देखिए शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जो राजा जो थे उनको शिवाजी जो है राजा की जो उपाधि जो है वो किस व्यक्ति द्वारा धारण की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाए औरंगजेब द्वारा इसको क्या है? छत्रपति को जो क्या है राजा की उपाधि दी गई थी। और शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जो है इनकी मुख्य बात यह ध्यान रखें, इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना या नींव किसने डाली थी? तो छत्रपति शिवाजी ने डाली थी। और नींव डालने के बाद इनकी प्रत्येक राजा जो थे अपनी राजधानी स्थापित करते, तो इनकी राजधानी भी ध्यान रखे, पूछा गया क्वेश्चन है रायगढ़। तो पूछा जाए शिवाजी जो छत्रपति शिवाजी ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की? तो रायगढ़ में स्थापित की। और मराठा साम्राज्य की नींव या स्थापना किसने की थी? तो शिवाजी ने की थी। और शिवाजी को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो वो औरंगजेब द्वारा प्रदान की गई। किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए गंगा नदी से रिलेटेड क्वेश्चन भी काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑनलाइन परीक्षा लगी थी इसमें। तो सबसे पहले एक बार समझेंगे गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो यमुना, रामगंगा। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोसी, सोन नदी, महानदी और गंडक नदी। देखिए यमुना, रामगंगा, कोसी, सोन, महानदी, गंडक, ये सभी क्या है? गंगा की सहायक नदी है। एक क्वेश्चन तो ऐसे पूछा गया था कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो यमुना नदी है। इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से गंगा की सहायक नदी नहीं है या निम्न में से गंगा की क्या है? सहायक नदी है। तो ये ध्यान रखें, ऑप्शन में इस तरीके से ऑप्शन दे देंगे। एक ऑप्शन जैसे एग्जांपल के लिए कोसी नदी डाल दिया तो पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है? तो सभी नदियां हैं वो याद कर लेना, यमुना, रामगंगा, कोसी, सोन और महानदी, गंडक, ये सभी क्या है? गंगा की सहायक नदी। और सबसे बड़ी पूछी जाए तो कौन सी है? यमुना नदी है।
चलिए अगला क्वेश्चन, श्रीनगर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर शहर जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, शहर जो है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, स्थित है? तो यह झेलम नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी के तट पर स्थित है। और एक इसकी मुख्य बात यह भी ध्यान रखें, झेलम नदी जो है वो सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु नदी। झेलम जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो झेलम जो है वो सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी एवं भीमराव अंबेडकर ने किस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? यानी एक समझौता हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था, जिसको क्या है नाम दिया गया। तो किस पर हस्ताक्षर हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूना पैक्ट पर। किस पर हुआ था? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट समझौते पर क्या हस्ताक्षर हुआ? या एक राजनीतिक समझौता था। चुनावी में क्या है, जो दलित वर्ग के जो लोग हैं उनको चुनावी में क्या सीटों के आरक्षण को लेकर यह समझौता हुआ था, जिसका नाम दिया गया था पूना पैक्ट समझौता दिया गया था। तो हस्ताक्षर जो किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। और पूछा जाए कि पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। और 1932 से रिलेटेड यह भी ध्यान रखें, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। और इसके साथ साथ यह भी नोट कर लें, प्रथम पूछा जाए, पहला गोलमेज सम्मेलन पूछा जाए, पहला पूछा जाए तो कब हुआ था? 1930 में आयोजित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? अकबर ने जो है जजिया कर जो है वो किस वर्ष समाप्त किया था? जजिया कर को जो है अकबर द्वारा किस वर्ष, काफी देखिए जजिया कर जो है काफी बार बदलाव किया गया, कभी लगाया गया, कभी हटाया गया। तो अकबर पूछा जाता है ज्यादातर, जजिया कर जो है वो अकबर ने कब समाप्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1564 में समाप्त किया था। कब किया था? 1564 में अकबर ने क्या है जजिया कर को समाप्त किया था। और अकबर से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और नोट कर लें, दीन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म जो है वो किसने चलाया था? तो अकबर द्वारा चलाया गया था। पूछा नहीं जाता है कब चलाया गया, लेकिन फिर भी ध्यान रखें 1582 में। कब चलाया गया था? 1582 में। और जजिया कर अकबर ने कब हटाया था? तो ये कब हटाया था? तो 1564 ईस्वी में। चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है अपना। सेकंड पार्ट जो है वो किसका है? साइंस का है। सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? देखिए आघातवर्धनीय धातु वो होती है जिससे कोई भी धातु है जिसको क्या है पीट पीट कर हम क्या है छोटे से छोटा आकार प्रदान कर सकते हैं, छोटे से छोटा आकार दिया जा सकता है, या लंबे से लंबे आकार दिया जा सकता है। जैसे तार जो है इसको दिया जाता है तो सबसे लंबा जो आकार जो दिया जा सकता है, या चद्दर या तार का आकार दिया जाता है सबसे लंबा, वो किस धातु का होता है? उसको क्या है आघातवर्धनीय धातु बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोना। सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सा है? सोना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, दिया जाए अगर सोना ऑप्शन में नहीं दिया जाए, सोना ऑप्शन में नहीं दिया जाए तो हम क्या है चांदी कर सकते हैं। क्या दूसरे नंबर पे क्या आती है? चांदी आती है। आघातवर्धनीय धातु वैसे सभी धातुएं होती है, लेकिन जो है वो सबसे अधिक पूछी जाती है तो सोना होती है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे चांदी आती है। अगर ऑप्शन में सोना नहीं हो तो आप क्या है चांदी कर सकते हैं। और दूसरा यह ध्यान रखें, इनके संकेत दिए जाते हैं ज्यादातर, जैसे चांदी का दे दिया जाए HG देते हैं, और सोने का जो है वो AU संकेत होता है। तो संकेत भी ध्यान रखें, एल्युमिनियम का होता है वो AL होता है, और कॉपर का जो होता है, तांबे का जो होता है वो क्या होता है? CO होता है। तो हो सकता है ऐसे पूछ लिया जाए आपको कि सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? तो कौन सी है? सोना है। अगर सोना नहीं हो तो हम क्या दूसरे नंबर पे चांदी ऑप्शन में कर सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17, बादलों की दिशा मापने वाला यंत्र। देखिए बादलों की दिशा या गति, बादलों की दिशा या गति जो है वो किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो नेफोमीटर द्वारा क्या है बादलों की गति या दिशा का सूचक संकेत जो मिलता है वो किससे मिलता है? नेफोमीटर द्वारा मिलता है। इसके साथ साथ बैरोमीटर भी नोट कर लें, ये आर्मी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछा ही जाता है। मीटर से मापक यंत्र से रिलेटेड कोई सवाल पूछा जाता है तो ज्यादातर बैरोमीटर ही पूछा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब किससे नापा जाता है? तो बैरोमीटर से नापा जाता है। और लेक्टोमीटर से क्या नापा जाता है? तो दूध का क्या है घनत्व, दूध का घनत्व मापा जाता है, या घनत्व, या पूछा जाता है दूध की शुद्धता, दूध की
दूध की शुद्धता किस द्वारा मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। अगर पूछा जाए घनत्व किस द्वारा मापा जाता है, तो वो भी क्या है, लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब किस द्वारा मापा जाता है? वायुमंडल दाब जो है वो किसके द्वारा मापा जाता है? तो वो बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। अब पायरोमीटर, पायरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? उच्च तापमान। तापमान क्या मापा जाता है? उच्च तापमान जो है वो किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला देखिए, इंसुलिन में किस तत्व का अंश होता है? किस तत्व का अंश या कौन सी धातु होती है? इंसुलिन जो है उसमें कौन सी क्या धातु होती है, अंश होता है? तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखिए, इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है। पूछा जाए कि इंसुलिन हार्मोन में किस धातु का अंश पाया जाता है या कौन सी धातु पाई जाती है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो कौन सी पाई जाती है? जिंक पाई जाती है। ए ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन, इंसुलिन से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाता है इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, या इंसुलिन है तो इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है वो किस ग्रंथि द्वारा क्या है, स्रावित होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि। कौन सा है? अग्नाशय ग्रंथि। तीसरा क्वेश्चन तीसरे टाइप से कैसे पूछा जाता है कि अग्नाशय ग्रंथि द्वारा, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है, यह ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, सोडियम धातु को सुरक्षित रखा जाता है या सोडियम धातु को किस में डुबोकर रखा जाता है, या सोडियम धातु को कहां रखा जाता है? तो सुरक्षित रखा जाता है तो कहां रखा जाता है? तो वो केरोसिन के तेल में, या केरोसिन जो होता है मिट्टी के तेल को, मिट्टी के तेल को क्या कहते हैं? केरोसिन के तेल में इसको सुरक्षित रखा जाता है। सेम डेफिनेशन होती है सोडियम इसकी पोटेशियम की, ये भी ध्यान रखें। पोटेशियम और सोडियम जो है इनकी सेम डेफिनेशन होती है। पोटेशियम को भी क्या है, केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं हवा या नमी के जो संपर्क में आने क्या है, ऑटोमेटिक क्या है, जलने लगती है। इसलिए क्या है, इसे मिट्टी के तेल या केरोसिन के तेल में क्या है, डुबोकर रखा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो है इसका, चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो कौन सी है? सोडियम धातु को क्या है, चाकू से क्या है, काटा जाता है। ये बिल्कुल मुलायम और नरम धातु होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, गामा किरण की खोज किसने की थी? देखिए गामा किरण जो है उसकी खोज जो है वो किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉल बिलियार्ड द्वारा क्या है, गामा किरण की खोज की गई थी। और गामा किरण जो है भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, यह ध्यान रखें। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है गामा किरण की खोज किसने की थी? तो वो किसने की थी? पॉल बिलियार्ड ने की थी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भेदन क्षमता सर्वाधिक, भेदन क्षमता वाली सर्वाधिक किरण कौन सी है? तो सर्वाधिक भेदन क्षमता किस किरण की है? तो गामा किरण की भेदन किरण, भेदन किरण या भेदन क्षमता, सर्वाधिक भेदन क्षमता किस किरण की है? तो वो गामा किरण की है। अब ऑप्शन ए देखिए, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? तो प्रोटॉन की थी, प्रोटॉन की। ये भी साथ साथ नोट करते रहे, रदरफोर्ड की खोज है। ये भी पूछे गए ही क्वेश्चन ही ऑप्शन पे हम आज चर्चा कर रहे हैं, और आगे भी मैं ऐसे ही क्या है ऑप्शन जो पूछे गए क्वेश्चन है उन्हों पे क्या है चर्चा करते रहेंगे। तो रदरफोर्ड ने जो है वो किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज जो है वो किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और रोंटगन ने किसकी खोज की थी? रोंटगन ने किसकी खोज की थी? तो एक्सरे किरण की खोज की थी। एक्सरे किरण की खोज किसने की थी? तो रोंटगन ने की थी। और बेक्यूरेल द्वारा किसने, बेक्यूरेल ने जो है किसकी खोज की थी? तो वो रेडियोधर्मिता, किसकी? रेडियोधर्मिता, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो बेक्यूरेल ने की थी। पॉल बिलियार्ड ने किसकी खोज की थी? गामा किरण की थी। और गामा किरण की सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है। और रोंटगन ने जो है वो एक्सरे किरण की खोज की थी। और रदरफोर्ड ने जो है वो प्रोटॉन की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए विटामिन डी जो होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से क्या है, रिकेटस रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियां क्या है, कमजोर हो जाती है, टूटने लगती है। तो कमजोर हड्डियां होना या किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और इसके साथ यह भी नोट कर लें साथ साथ, एनीमिया जो रोग है वो लोहा,
लोहा जिसका संकेत Fe होता है, ज्यादातर संकेत ही दिया होता है। तो एनीमिया रोग जो है वो लोहे की कमी से होता है। सकरवी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से? सी की कमी से होता है। एक रासायनिक नाम नोट कर लेना, इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है एस्कार्बिक। एस्कार्बिक अम्ल किसको कहा जाता है? तो विटामिन सी को कहा जाता है, जिसकी कमी से क्या है? सकरवी रोग होता है। रिकेटस रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। और एनीमिया रोग जो है वो लोहे की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र। बिना बुझा हुआ चूने का क्या है? रासायनिक सूत्र पूछा गया है। बिना बुझे चूने का क्या है? रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है? CaO। क्या होता है? CaO जो है वो बिना बुझे का रासायनिक सूत्र होता है। और जिसको क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ये भी ध्यान के, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड किसको कहा जाता है? तो बिना बुझा हुए चूने का क्या है? ये रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, पूछा जाए रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड। और सूत्र पूछा जाए तो CaO। क्या होता है? CaO इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन का सबसे कठोर रूप होता है। कार्बन का सबसे कठोर रूप जो होता है वो आप सबको पता है, हीरा होता है। क्या होता है? हीरा होता है। और एक कार्बन का अपर रूप पूछा जाता है। अपर रूप जो है वो क्या होता है? तो कार्बन का अपर रूप जो है वो हीरा और ग्रेफाइट होता है। देखिए, हीरा और ग्रेफाइट कोल भी होता है, चारकोल भी होता है, लेकिन मुख्यतः दो ही पूछे जाते हैं कि निम्न में से हीरे का अपर रूप है। तो ऑप्शन में आपको ये दो ही देखने को मिलेंगे। हो सकता है पूछा जाए तो ये जाना कि कोल और चारकोल भी क्या है? हीरे का क्या है? अपर रूप होते हैं। और हीरा जो है ये क्या है? सबसे कठोर धातु है, कार्बन का सबसे कठोर रूप है। और इसके साथ साथ ये भी नोट कर, हीरा सर्वाधिक कहां पाया जाता है? तो पन्ना की खान। भारत में कहां पाया जाता है? पन्ना की खान में पाया जाता है, जो मध्य प्रदेश में। अगर पूछा जाए पन्ना की खान कहां स्थित है, तो जीके का प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहां का क्या पाया जाता है? तो सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, अमलगम में रहता है। अमलगम में रहता है, देखिए अमलगम जो होता है उसमें क्या रहता है? तो अमलगम में क्या होता है? तो Hg होता है। क्या होता है? Hg होता है। संकेत देते हैं Hg किसको कहा जाता है? पारा। पारे को ये भी ध्यान रखें, मरकरी। पारा या मरकरी जो है वो क्या है? अमलगम में होता है। तो ये ध्यान के संकेत ही पूछा जाता है। और पारे की एक मुख्य बात याद रखें, द्रव अवस्था में, देखिए लिख देते हैं, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो पारा है। या ऑप्शन में आपको Hg दे दे, या मरकरी जो है इसी को कहते हैं। तो एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये साधारण टेम्परेचर पे, साधारण तापमान पर भी क्या है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। दूसरा, इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखें, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु भी पूछा जाता है। अधातु कौन सी होती है? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र क्या है? अधातु है। और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पारा या मरकरी। एक इसका ताप इसका पूछा जाता है कि गलनांक पूछा जाता है, जमता है। पारा जो है कितने डिग्री पर जमता है? पारा जमता है। तो पारा जो है वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है? जमता है। कितने डिग्री पर जमता है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह जमता है। साधारण ताप में भी क्या है? ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और यह क्या है? एक धातु है, यह ध्यान रखें। अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन है। और अमलगम में क्या है? उपस्थित जो होता है वो कौन होता है? पारा Hg उपस्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मानव रक्त होता है। देखिए मानव रक्त की जो है सांद्रता होती है, मानव का रक्त कैसा होता है, उसकी सांद्रता कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। देखिए क्षारीय होती है, हल्का क्षारीय। क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है। देखिए पीएच स्केल पे 0 से लेकर 14 तक पैमाने होते हैं। 7 जिसमें उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। 7 से अधिक जो होता है उसको क्या बोलते हैं? क्षारीय बोलते हैं। और 7 से जो कम होता है उसको क्या बोलते हैं? अम्लीय। क्या बोलते हैं? अम्लीय बोलते हैं। तो इसका पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं हल्का क्षारीय। क्या बोल सकते हैं? हल्का क्षारीय। तो सांद्रता पूछी जाए, क्षारीय दे दिया जाए या
हल्का क्षारीय दे दिया ऑप्शन में आपको, हल्का क्षारीय, हल्का अम्लीय मिले या ऐसे मिलेंगे आपको अम्लीय क्षारीय, तो हल्का क्षारीय होता है जिसका पीएच मान कितना होता है 7 होता है। और ये एक तरल संयोजिक उत्तक होता है। रक्त जो है ये भी लिख लेते हैं, तरल संयोजिक उत्तक। रक्त क्या होता है, एक तरल संयोजिक उत्तक होता है जिसका पीएच मान 7 होता है और यह हल्का क्षारीय होता है। इसकी सांद्रता जो होती है वो क्या होती है, क्षारीय होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक या पद्धति इकाई जो है वो क्या होती है, तो कंडेला होती है। क्या होती है, कंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता की क्या है, एसआई मात्रक है। और ओम भी नोट कर लें साथ साथ। ओम जो होती है वो प्रतिरोध, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और न्यूटन आप सबको पता है किसका होता है, बल का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक पूछा जाए तो क्या होता है, न्यूटन होता है। ओम जो है वो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है और कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा में कौन सा यंत्र जो है परिवर्तित करता है, तो देखिए सौर सेल जो होता है, सबसे पहले ऑप्शन है देखिए, सौर सेल जो होता है ये सूर्य से क्या ग्रहण करता है, प्रकाश। क्या ग्रहण करता है, प्रकाश करता है, फिर उसको किस में बदलता है, विद्युत में। किसमें, विद्युत में। तो प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है, तो सौर सेल करता है, सौर सेल करता है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। पवन चक्की जो है क्या, हवा से क्या है, गति करती है। गति से क्या ऊर्जा करती है, गति से, देखिए गति ऊर्जा से क्या है, विद्युत ऊर्जा में, गति से क्या है, विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करती है। तो ऑप्शन 2 नंबर जो है वो भी नहीं होगा। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब क्या ग्रहण करता है, विद्युत को फिर किस में परिवर्तित करता है, तो प्रकाश में, प्रकाश में या ऊष्मा ऊर्जा में क्या है, परिवर्तन करता है। तो सी ऑप्शन इसका क्या है, राइट होगा। इसके साथ साथ मोमबत्ती भी नोट कर लेना, ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में क्या है, बदलता है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र को किस में मापा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को जो है वो किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो इसका यंत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो मैग्नेटोग्राफ द्वारा मापा जाता है। क्या, किसके द्वारा, मैग्नेटोग्राफ द्वारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को मापा जाता है। और इसके साथ साथ थर्मामीटर भी याद रखें, थर्मामीटर द्वारा क्या मापा जाता है, पायरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, पायरोमीटर द्वारा, देखिए थर्मामीटर द्वारा तापमान और पायरोमीटर द्वारा भी क्या है, तापमान मापा जाता है। लेकिन ये साथ ध्यान रखिए, इससे उच्च ताप मापा जाता है। उच्च स्तर का ताप, अधिक ताप जो होता है वो किससे नापा जाता है, तो वो पायरोमीटर से मापा जाता है। और थर्मामीटर से भी क्या है, तापमान मापा जाता है। और थर्मामीटर में क्या डाला जाता है, तो पारा डाला जाता है। ये ध्यान रखिए, क्या डाला जाता है, पारा डाला जाता है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, जब बर्फ पिघलता है तो उसके आयतन पर प्रभाव पड़ता है। जब बर्फ जो है, बर्फ क्या है, पिघलता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए कोई बर्तन है, जैसी है, यहां तक पानी है, जब बर्फ जमती है, जब बर्फ जमती है तो बर्फ क्या यहां तक फैल जाती है, यहां तक फैल जाती है। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये आयतन। क्या हो गया, आयतन। तो जब बर्फ जमती है, जब बर्फ जमेगी तो क्या है, आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर वहीं आ जाता है, जहां पहले था पानी का स्तर क्या है, धीरे धीरे नीचे आता है, वहीं आ जाता है। तो पूछा क्या गया, जब बर्फ पिघलता है, जब बर्फ पिघलता है तो आयतन क्या है, घटता है। क्या होता है, घटता है। जब बर्फ जमता है तो आयतन क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मोमबत्ती का जलना क्या कहलाता है। देखिए मोमबत्ती का जलना जो है कौन सा परिवर्तन होता है, क्या कहलाता है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है, मोमबत्ती का जलना, एक दूसरा मोम का पिघलना, मोम का पिघलना या मोमबत्ती का जलना। देखिए मोमबत्ती का जलना पूछा जाए तो रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो किसी भी पदार्थ को क्या उसी अवस्था में दोबारा परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे मोम का पिघलना, मोम का पिघलना रासायनिक परिवर्तन हो गया। जैसे लकड़ी का जलना,
लकड़ी को जलने के बाद लकड़ी में दोबारा परिवर्तन नहीं किया जाता, उसी अवस्था में उसको क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो मोम का जलना पूछा गया है, तो मोमबत्ती का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। मोम का पिघलना, मोम को पिघलाने के बाद दोबारा उसी को क्या आकार दिया जा सकता है, तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे बर्फ का, पानी से बर्फ बना, जैसे पानी से बर्फ बना, बर्फ से फिर क्या है वापस पानी में परिवर्तन कर सकते हैं, तो वो दोनों क्या है, भौतिक परिवर्तन होते हैं। लकड़ी का जलना, दूध का फटना, दूध से दही बनना, दोबारा दूध से दही को परिवर्तन नहीं किया जाता, तो वो किस में आता है, रासायनिक परिवर्तन में आता है। और परिवर्तन से रिलेटेड प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 1 से 2 क्वेश्चन क्या है यहां से पूछे गए थे, तो यह ध्यान रखिए, इसके सभी उदाहरण क्या है स्टडी कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, राम एक बुक। तीसरा पार्ट हमारा क्या है, मैथ का स्टार्ट हो गया है। क्या दिया गया है, राम एक बुक 25 रुपए में खरीदता है। कितने में खरीदी, 25 रुपए। कितने में खरीदी है, 25 रुपए में खरीदी और 20 रुपए में बेच दी, तो बताओ लाभ या हानि होता है। देखिए 20 रुपए में खरीदी और बेची कितने में, 20 रुपए में, तो क्लियर से है 5 रुपए की क्या है हानि होती है। तो मान जो आएगा वो किस में आएगा, हानि में आएगा। सबसे पहले तो यह ध्यान रखें 25 रुपए में, तो यह ध्यान रखें हानि हमेशा ऊपर आती है। कितनी हानि होती है, 5 रुपए की हानि। किस पर हानि होती है, तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बेचना होता है और क्रय मूल्य जो होता है वो खरीदना, तो क्रय मूल्य पर ज्ञात होता है प्रतिशत। तो 25 में खरीदी थी, 5 रुपए की हानि हुई थी। अब हानि प्रतिशत में पूछी गई, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या है 100 से गुणा करते हैं, तो इसको इसके काट देंगे 4 से, तो यह आ जाएगा 20% की क्या है हानि होती है। 20% देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 500 रुपए का 15% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखिए 500 रुपए है, 2 वर्ष समय दिया गया है, हमें 2 वर्ष का दर दी गई है, 15% साधारण ब्याज करो। देखिए हमेशा कोई भी मैथ का सवाल सोल्व करो, वो पहले आपको क्या है बेसिकली क्या है सूत्र से आना जरूरी है, उसके बाद ही ट्रिक लगाना। अगर पहले ट्रिक लगाओगे तो क्या है वो पेपर के दिन क्या है भूल जाओगे। तो इसको क्या है मूलधन जो है ब्याज, ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। कितनी बड़ी संख्या दी हो, कितना ही समय दिया हो, कितनी ही दर दी हो, सबसे पहले तो हमें क्या है कि उसको क्या है बेसिक से क्या है सूत्र से सोल्व करना आना चाहिए, उसके बाद जो है हम ट्रिक को क्या है यूज कर सकते हैं, यह ध्यान रखें। तो हमें मूलधन दिया गया है 500 रुपए, दर कितनी दी गई है 15%, समय कितना दिया गया है 2 वर्ष का, बटे में कितना आ जाएगा 100, 2 से 2 काट देंगे, 15 पापी 76। क्या हो गया, क्या पूछा गया था, साधारण ब्याज पूछा गया था। ये ध्यान रखिए ये राशि जो है, ये राशि जो है वो 5000 रुपए की है। कितने हैं 5000 रुपए है, मिस टाइप हो गया, ठीक है। तो 5000 रुपए कितना, 5000 रुपए इंटू 15 इंटू 2, 100 से 2 0 से 2 0 काट देंगे, ये क्या 100, कितना गया 100 इंटू 15, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1500। कितने हो गया, ब्याज जो कितना हो जाएगा हमारा 1500 रुपए हमारा क्या है ब्याज निकल के आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये मिस्टेक हो गया था 5000 रुपए, ठीक है, ये सही कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया 36.22 के अनुपात को सरल करो। क्या है अनुपात को सरल को, ऐसे अनुपात से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले तो जो संख्या कट रही है उसको काट देना, छोटी कर देना, अनुपात निकल कर आ जाएगा। तो 36 जो है 36 22 कितने से कट रही है, एक ही संख्या से कटनी जरूरी है, ध्यान रखें 2 से कट रहा है, 2 से कितना है 18 और 2 से कितना आ गया ये 11, तो हम कर सकते हैं 11 18, 36 22 का अनुपात है। हो सकता है यहाँ 12 आ जाता तो क्या है 2 से फिर दोबारा काट देते, कितना आ जाता 9 आ जाता, और ये कितना आ जाता 6 आ जाता, ठीक है। फिर 3 से एक संख्या से कट रहे थे तो 3 3 9, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर आ जाता 3 3 अनुपात 2, इसका सरल अनुपात निकल कर आ जाता। तो ये एक बार ही कट रहा है तो इसका आंसर आ जाएगा 18 अनुपात 11। तो 18 अनुपात 11 जो है वो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 34वां क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है 11/10, 11/10 माइनस 6/10 दिया गया है। 11/6 माइनस क्या है 10/6 दिया गया है। अब देखिए क्या पूछा गया है, देखिए
सबसे पहले हम लघुत्तम लेंगे। ऐसा क्वेश्चन बटे में दिया होगा, माइनस दिया हो तो लघुत्तम लेंगे, तो 10 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इन दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर देखिए 11 माइनस 6, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 5/10। कितना आ जाएगा, 5/10। 5 को 2 से काट देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2। आंसर इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। एक दुकानदार को 45 केले बेचने पर 5 केलों की विक्रय मूल्य, यह ध्यान रखिए क्या पूछा गया, विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। विक्रय मूल्य के बराबर क्या है, हानि होती है। तो देखिए उसका प्रतिशत ज्ञात करो। उसका क्या है, प्रतिशत क्या है, ज्ञात करो। तो हमारे पास क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 45। पूछा गया विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि कितने की हो रही है हमारे पास, तो वो कितनी है, 5 की हानि होती है। तो हमेशा प्रतिशत किस पे निकलता है, विक्रय मूल्य पे निकलता है या मूलधन पे निकलता है, वास्तविक संख्या पे निकलता है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 50। तो हम इसको बोल सकते हैं, ये सॉरी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कर लेना, क्रय मूल्य नहीं है, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 50 आ गया। कितना आ गया, 50 आ गया हमारा। कितना आ गया, 50 आ गया। और हानि कितनी हो रही है, तो 5 की हो रही है। हानि आप सबको पता है ऊपर लिखी जाती है, तो 5 किस पर हो रही है, किस पर ज्ञात किया जाएगा, क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाएगा। तो बटे 50 इंटू क्या जाएगा, 100। 2 से 2 पर काट देंगे तो यह आ जाएगा 10%। कितनी हानि हो रही है, 10%। एक बार फिर दोबारा समझिए, यह पूछा गया विक्रय मूल्य के बराबर हानि पूछी गई है। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 45। हानि कितने की हो रही है, तो 5 किलो की हानि हो रही है। तो 50 क्या निकल कर आ गया हमारा, वास्तविक संख्या यानी मूलधन। बहुत जैसे ब्याज ज्ञात करते हैं तो उसमें वास्तविक क्या होती है, संख्या होती है, मूलधन होता है। तो इसमें ये क्या आ गया हमारा, क्रय मूल्य निकल कर आ गया। क्रय मूल्य कितना है, 50 हो गया। हानि किस पर, हानि पर ज्ञात होगा, तो हानि कितनी थी, 5। किस पर, 50 पर। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 गुना लगा देंगे, 2 से 2 काट देंगे, आ जाएगा 10%। इसका राइट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हानि हमेशा ऊपर आती है और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें क्या इंटू 100 लगाना होता है, ये ध्यान रखें, बेसिक सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर। चलिए एक मिनट, ये मिस्टेक हो गया था। 36 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया गया है, 0.20 को। देखिए ऐसी संख्या को या तो प्रतिशत में पूछा जाता है या भिन्न में पूछा जाता है। तो भिन्न में पूछा गया है, तो देखिए 2 0 के बाद पॉइंट लगा है, कितने के बाद लगा है, 2 संख्या के बाद। कितने संख्या के बाद, 2 संख्या के बाद लगा है। तो नीचे क्या है, 100 लगा देंगे, इसको काट देंगे, 20 को काटेंगे, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/5। प्रतिशत में पूछा जाता तो गुणा 100 लगा देते। ठीक है, पहले इसकी 0 हटा लेते, जैसे 20 आ गया, फिर इसकी 100 हटा दे, और पता है आपको 20 क्या है, 20% के बराबर होता है। तो इसका क्या जाएगा, 1/5 आंसर। डी ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। एक विद्यार्थी ने 400 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए, 400 अंक प्राप्त किए, तथा 10% अंकों से क्या है, फेल हो गया। यदि पास अंक, कितने, पास अंक 50%, यानी 50 अगर कोई व्यक्ति है उसने 400 अंक प्राप्त किए, 10 अंकों से फेल हो गया, तो यानी 50% अंक अगर उस व्यक्ति के आते तो वो क्या होता, पास होता। तो कितने अंक आए, 400, 10% कम आए तो कितने, 40%। ये 400 जो अंक है ये कितने के बराबर होंगे, देखिए एक बार दोबारा। 50% में तो क्या है, पास होता है व्यक्ति, पास कितने में होता है, 50% में। फेल हुआ है कितने अंकों से, 10% अंकों से, तो यानी 40% अंक, कितने, 40% अंक लेके आया, तो क्या है, वो व्यक्ति फेल हो गया। आगे देखिए फिर पूछा क्या गया, तो कुल अंक ज्ञात करो। कुल अंक क्या है, ज्ञात करो। तो कितने प्रतिशत हो गया, देखिए 400 अंक है, कितने के बराबर हैं, कितने प्रतिशत के बराबर हैं, तो 40% के बराबर। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये कट जाएगा हमारा 10 से, तो ये हमारा आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा, कुल नंबर जो है वो 1000 नंबर। पास अंक कितने थे, 1000 नंबर पास थे। कुल संख्या कितनी थी, 1000। 100% पूछा गया। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। 400 थे, कितने प्रतिशत के बराबर थे हमारे पास, 40% के बराबर। तो हम यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितने आ जाएगा, 1% बराबर कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। कितना, 100% पूछा गया था, तो गुणा लगा दो 100 से, ये हमारा 1000 आ गया। कितना आ जाए, 1000
आ गया, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन। अगला देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, राम 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। 20 किलोमीटर, चाल किस में दी गई हमें, मीटर प्रति सेकंड में। किस में दी गई है, मीटर प्रति सेकंड में। पूछी किस में गई है, 2 किलोमीटर यानी किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी गई है। तो इसको चाल को क्या है, मीटर प्रति सेकंड को क्या है, किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18/5 से क्या है गुणा कर देंगे। तो 20 दिया हुआ है, गुणा किससे करेंगे, 18/5 से। अगर किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में पूछा जाता तो इसका उल्टा कर देते, 5/18 कर देते। फिर समय कितना दिया गया है, 2 घंटे में पूछा गया है, तो इसको काट देंगे 4 से। तो 18 चौक कितने होते हैं, 72 इंटू 2, तो प्रति घंटे कितनी चाल आ गई, 144 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आ गई। कितनी आ गई, 100। राम जो है वो क्या है, 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या है चलता है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखें, मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, पूछा किस में गया, किलोमीटर प्रति सेकंड में। अगर पूछा जाए मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर का मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या 18/5 से कर रहे हैं, तो 5/18 से क्या है गुणा कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, 20 आदमी किसी कार्य को 30 घंटे में करते हैं, यानी 20 आदमी जो है एक काम को क्या है 30 घंटे में समाप्त करते हैं। तो बताओ उसी काम को 15 आदमी कितने घंटों में पूरा करें। यानी क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले कुल काम एक ही डेफिनेशन निकाल लेना। जैसे पहले एक दिया हुआ है, ए में क्या दिया हुआ है, 20 आदमी किसी काम को क्या है 30 घंटे में करते हैं, तो कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम हमारे पास कितना आ गया, 600 आ गया। कितना आ गया, 600 काम आ गया। अब पूछा गया है 15 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो बराबर भाग में क्या है 15 लगा देना। ये किसने किससे कट जाए, 4 से। तो 15 आदमी जो कितने दिन में कार्य पूरे करेंगे, कितने घंटे में करेंगे, तो 40 घंटे में पूरा करेंगे। चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, देखिए 40 इंटू 40 घंटे निकल कर आए, दिया कितना गया है, तो 15। तो कुल काम क्या है, 15 चौके कितना होता है 60, 600 आगे ना, कुल काम बराबर आगे ना। तो ये ध्यान रखे 40 आंसर इसका क्या है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कुल काम निकाल लेना पहले, अगर चेक करना हो क्वेश्चन को तो ऐसे कर लेना, 40 हमारा आंसर आ गया, आंसर सही है या गलत है, तो 15 से दी गई हुई संख्या से क्या है गुणा कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, 500 लीटर तेल के एक कंटेनर के रिसाव के कारण 25% तेल नुकसान, 25%, यानी कि एक 500 लीटर का कंटेनर है, रिसाव होने के कारण क्या है उसमें 25% तेल का क्या है नुकसान होता है। तो बताओ कंटेनर में अब कितना लीटर तेल बचा है। यानी देखिए 500 जो है, सॉरी 500 जो है, कुल तेल कितना था 500 लीटर। ये 500 लीटर कितना है 100%, 500 लीटर कितना था 100% सा। अब क्या दिया गया है 25%, यानी 25% का क्या है नुकसान हो गया। तो हमारे पास जो क्या है ज्ञात क्या करना है, बचा हुआ तेल, तो 25% तो हमारा क्या रिसाव होने का नुकसान हो गया, तो कितना बचा 75% बचा। तो देखिए 500 दिया हुआ है, 500 लीटर कुल दिया है हमारे पास, 500 लीटर की पूर्ण वैल्यू क्या है 100%। 500 जो है वो अपने आप में कितना है 100, कितना निकालना है 75% निकालना है, तो इंटू क्या है गुणा में 75 लगा देंगे, 2 0 से 2 0 काटेंगे, 5 5 25, 5 हासिल 2, 7 5 35 है 2 37, 375 लीटर तेल क्या है अब उसमें बचा हुआ है। यानी 125 लीटर तेल का क्या है नुकसान हो गया। अगर पूछा जाता कितने तेल का नुकसान हो गया, तो वो 125 लीटर तेल का क्या है नुकसान हो गया, और बचा कितना है तो 375 लीटर तेल बचा है। सी ऑप्शन हमारा क्या है राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, कोई संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो तो उस संख्या को कहा जाता है। देखिए आर्मी में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आर्मी में जो है ट्रेडमैन जो होती है वो 8वीं लेवल पे होती है, वो जीडी जो होती है वो 10th लेवल पे होती है। तो 10th लेवल पे छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। हम क्या है डीपली स्टडी करते हैं और क्वेश्चन जो है वो लो लेवल के पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन अब जो परीक्षा लगी ऑनलाइन उसमें पूछे, सिर्फ बाहर से क्वेश्चन क्या आए थे, करंट अफेयर क्वेश्चन जो है वो क्या है बाहर से पूछे गए थे। और आपको एक सूचना बता दें, आपको एक जानकारी देते, करंट अफेयर की तैयारी करने के लिए हमारा चैनल है आर्मी स्टडी पॉइंट। आर्मी स्टडी पॉइंट देखिए, आर्मी
स्टडी पॉइंट नाम से हमारा क्या है टेलीग्राम चैनल है, जिसपे दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में क्या है करंट अफेयर डाला जाता है, महत्वपूर्ण क्यूज का टेस्ट डाला जाता है, महत्वपूर्ण पेज डाले जाते हैं। तो करंट अफेयर या भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट है वो हमारे इस आर्मी स्टडी पॉइंट पे क्या है डाली जाती है। तो आप ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या है लिंक दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखिए सोल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, 2 से पूर्ण विभाजित, 2 से जिस संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा हो उस संख्या को क्या बोला जाता है, तो उस संख्या को क्या है सम संख्या कहा जाता है। और 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको विषम संख्या बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, एक दिन का कितना प्रतिशत 6 घंटा होता है, यानी एक दिन है उसका का 6 घंटा, यानी 6 घंटा जो है वो एक दिन के कितने प्रतिशत के बराबर होता है। तो एक दिन में कितने होते हैं, कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, इसको इससे काट देंगे 4 से आ जाएगा हमारा 25%, यानी एक दिन के 6 घंटे जो है वो 25% के बराबर होते हैं, 12 घंटे जो है वो 50% के बराबर होते हैं। बी ऑप्शन क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिशत से रिलेटेड और ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, एक आयतन की लंबाई 8 सेमी, एक कोई आयतन है उसकी लंबाई दी गई है कितनी 8 सेमी तथा चौड़ाई कितनी दी गई है 12 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। लंबाई कितनी दी गई है 8 सेमी, चौड़ाई कितनी दी गई है हमारे पास क्या है 12 सेमी। और एक जो आयतन का जो है आयतन का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई जो है क्या होता है आयतन निकालने का सूत्र है। तो हमारे पास जो है लंबाई कितनी दी गई है 8 दी गई है, चौड़ाई कितनी दी गई है तो 12, तो 12 अट्ठे क्या होता है 96। तो एक आयतन का इसका कितना क्षेत्रफल आ जाएगा 96 वर्ग सेमी, कितना आ जाएगा 96 वर्ग सेमी। तो इसका क्या है बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, 10 केजी के डिब्बे में 25 ग्राम की कितनी गोलियां रखी जाती है, या 25 ग्राम की कितनी वस्तुएं रखी जाती है, कितने 25 की क्या है खाने रखे जाते हैं। तो 10 केजी की कोई डिब्बा है बड़ा, उसके क्या है उसमें 25 ग्राम की क्या है कितनी गोलियां रखी जाती है या कोई वस्तु रखी जाती है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो देखिए पहले यहां ग्राम में दिया हुआ है तो बदल लेंगे, या तो उसको किलोग्राम में बदल लेंगे या इसको ग्राम में बदलेंगे। तो 10 केजी को ग्राम में बदलेंगे तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। कितनी गोलियां पूछी गई है 25 ग्राम की एक गोली है, कितनी है 25 ग्राम की, ये कितना है इसको 2500 के 40 से कट जाएगा तो 400 गोलियां इसका आंसर आ जाए। कितनी है 400 गोलियां उसके 10 केजी के डिब्बे में 25 ग्राम की कितनी क्या है 400 गोलियां रखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, tan 45 डिग्री का मान होता है। देखिए इसका कोई सोल्यूशन कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको क्या है सारणी को याद कर लेना, ज्यादातर tan का ही मान पूछा जाता है। तो tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 46, पार्ट नंबर 4 हमारा स्टार्ट होता है। 4 नंबर पार्ट रीजनिंग जो होता है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिए गए विकल्प श्रेणी को पूरा करें। तो इसमें दिया गया है 6, देखिए 6 का डबल, पहले तो डबल ही देखना है इसी श्रृंखला में, फिर गैप देखना, फिर प्लस माइनस देखना, जोड़े गए या घटाए गए। तो 6 दूनी क्या होता है 12 होता है, 12 दूनी 24 होता है, 24 दूनी 48 होता है, और 48 दूनी क्या होता है 96 होता है। देखिए ये पेपर जो सोल्व कर रहे हैं ये पूछा गया पेपर, ओरिजिनल पेपर ही आज हमें सोल्व कर रहे हैं। पेपर में एक्चुअल में ही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका 96 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, राम का बाईं ओर से 12वां स्थान तथा दाएं ओर से 25वां स्थान हो तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने होंगे, यानी कुल कितनी संख्या है। इसमें हमें राम दिया है तो इस ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 या ऊपर नीचे दिया हो या दाएं बाएं दिया हो तो ऐसे सोल्व कर लेना। तो लेफ्ट कितना दिया हो हमारे, तो दाएं बाएं या दाएं बाएं कर लेना, लेफ्ट राइट है ऊंचा नीचा। तो हमारे पास बायां कितना दिया गया है 12 प्लस दायां कितना दिया गया है 25 माइनस 1। तो और 12 और 25 कितने होते हैं 37 होते हैं माइनस 1। तो इसका कुल व्यक्ति उसमें कितने हैं 36 व्यक्तियों की वह पंक्ति है, जिसमें क्या है राम का बायां से 12वां स्थान है और दायां से क्या है 25वां स्थान है।
चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए वर्षा मापी एक यंत्र है जिसके द्वारा क्या मापा जाता है, वर्षा मापा जाता है। यानी चर्चा किसकी हो रही है, यंत्र की हो रही है। तो वर्षा सिस्मोग्राफ द्वारा क्या मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ द्वारा, साइंस का क्वेश्चन है, भूकंप मापा जाता है। भूकंप जो है वो क्या है, सिस्मोग्राफ या रिक्टर स्केल से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, गेहूं जो संबंध रोटी का, यानी कोई परिभाषा दी गई है, पूछे कहा गया है कि रोटी का संबंध गेहूं से वही संबंध ईंट का किससे होगा। देखिए रोटी जो है वो किसकी बनती है, गेहूं की बनती है। तो ईंट किसकी बनती है, भवन से बनती है, नहीं, ईंट से भवन बनता है। ठीक है, यहाँ क्या पूछा गया, ईंट किससे बनती है, पत्थर से बनती है, आग से बनती है, मिट्टी से बनती है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आज के पेपर का अंतिम क्वेश्चन है, दिया गया है BCFG आगे कौन सी संख्या होगी। देखिए पहले ए छोड़ा गया है, ए छोड़ दिया गया है, ए के बाद क्या लिख दिया गया है, बी और सी लिख दिया गया है। सी के बाद क्या छोड़ दिया गया है, डी छोड़ दिया गया और ई छोड़ दिया गया, डी छोड़ दिया गया और ई छोड़ दिया गया। यानी पहले एक छोड़ दिया गया, दूसरी बार दो छोड़ दिया गया, अब तीन छोड़कर देखते हैं। डी के बाद क्या आता है, एफ जी, क्या आता है, एफ और जी आता है, क्या आता है, एफ जी आता है। अब आगे पूछा गया है तीन छोड़ देंगे, तो एफ जी के बाद क्या है, एच आई जे छोड़ देंगे, फिर क्या आ जाएगा, के और एल आ जाएगा। के और क्या है, एल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का पेपर। हम ऐसे ही लगातार पेपर, कभी पेपर लेके आएंगे, कभी मॉडल टेस्ट, कभी क्या है स्पेशल जीके, कभी साइंस की, कभी मॉक टेस्ट की क्लास हमारी क्या है चलती रहेगी। और ये नवंबर तक हमारा बैच चलेगा, क्योंकि दूसरी भर्ती जो है, जो नोटिफिकेशन जो आउट हुआ उसमें दिया गया था कि नवंबर दिसंबर तक क्या है दोबारा भर्तियां क्या है स्टार्ट हो जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को भी क्या है स्टार्ट कर दिए, क्योंकि कंपटीशन जो है थोड़ा बढ़ चुका है। आप सबको पता है ऑनलाइन परीक्षा होने के कारण पहले रेस होती थी, तो रेस होने के बाद क्या है लगभग एक भर्ती कार्यालय से 3000 विद्यार्थी भाग लेते थे। अब आप सबको पता है मेरिट जो है कितने बच्चे भाग ले रहे हैं परीक्षा में, उसका पास कितने किए हैं, 10% बच्चों को पास किया है। तो समय रहते हो अपनी तैयारी को करें। तो फिर मिलते हैं अगले सेक्शन के साथ, अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।